मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एंड यू। प्रतियोगिता और आप, चाहे फिर प्रतियोगिता कोई सी भी क्यों ना हो। और जैसे कि आज आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका लास्ट टाइम आया हुआ था उत्तर प्रदेश के चकबंदी लेखपाल में, और ये सॉल्व पेपर है उसका 8/11/2015 को दूसरी पाली में ये पेपर हुआ था चकबंदी लेखपाल का। तो आज इस प्रैक्टिस सेट का हम हिंदी वर्जन, मतलब हिंदी वाला पोर्शन करने वाले हैं। तो इसके अंदर पूरे होंगे आपके लिए 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों? 40 क्वेश्चन। तो देखते हैं। और आज स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसे करें, और करने के साथ साथ ये भी जरूर कमेंट में बताएं कि कितने नंबर आए, चाहे कम आए हों या ज़्यादा आए हों, बताया करें। इससे क्या होता है, अगर आपके नंबर कम आए होंगे तो थोड़ा सा आपको फील होगा और आप मेहनत करेंगे, और अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिक बता देंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा आपका। तो यह है लास्ट ईयर का उत्तर प्रदेश का। तो अगर हम ये समझें कि कल वैकेंसी आ जाए और पेपर हो जाए हफ्ते भर में, तो क्या हमारी हिंदी उस लेवल पर है कि हम ये वाले पोर्शन में 40 में से 35 प्लस नंबर ले आए? देखिए, यही होती है तैयारी करने का सही मेथड। वरना जमाना और जमाने के बच्चे एक समय से तैयारी कर रहे हैं पर सफलता कदम नहीं चूमेगी। क्यों? क्योंकि हमने खुद को रिचेक नहीं कर रखा। और मैं सही बताऊं तो पढ़ाई की वीडियो तो बच्चे देखना पसंद ही नहीं करते आजकल। दे नीड सम एब्यूजिव टाइप ऑफ वीडियोस, कुछ एंटरटेन। पढ़ाई से तो लेना देना नहीं है, हाँ, लेकिन शोर जरूर मचा लेंगे हम लोग। फिर हाय रे, तौबा रे, और वैकेंसी नहीं आई है, ऐसा करके, है ना। तो आओ देखते हैं एक बार कि कितना प्रिपेयर्ड है माइंड इस हिंदी के पोर्शन को लेकर। शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक कर दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार A, B, C और त्रुटि रहित होने पर D पोर्शन को चिन्हित लगाएं। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि कहां पर गलती है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तो बताए किसमें है, कि ए में, बी में, सी में या डी में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी दें, और एंड में ये भी बताना है कि टोटल कितना बना। देखिए, जरूरी है। अगर आप, मैं नहीं जानता कितने बच्चे करेंगे, पर एक भी बच्चा करता है तो ये जरूर कर ले। एक पेपर लेके साइड में लाइन खींच के 1 2 3, और जो सही हो जाए उस पर टिक लगा दे, जो गलत हो जाए उसे रिमूव कर दे, और एंड में गिन के बताए कि कितने सही हुए हैं सिर्फ। क्योंकि पेपर थोड़ा सा, ये जो टेस्ट है, अच्छा होने वाला है। तो किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। क्या ये गलत है, सही है? तो मैं बता दूं, ये ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। लिखा है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय। कोई त्रुटि नहीं है। जल्दी बताएं। पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय। कोई त्रुटि नहीं है। ए, बी, सी या डी। आप सोच समझ के देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में वैसे मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही आंसर है। पर सी सही आंसर क्यों है, ये जरा आप बताएं। देखिए, सबसे सरलतम उपाय की बात नहीं, सबसे सरल उपाय है। क्या है? सबसे सरल। तो ये तय और मैं नहीं आएगा, तब जाके वाक्य सही होगा। ठीक है, सबसे सरल उपाय है, खुराक देना सबसे सरल उपाय है। ये थोड़ा बोल देंगे सर सरलतम उपाय है, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं 3 की तरफ, और लिखा है, सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिक एवं प्रशासक। कोई त्रुटि नहीं। तो ये तो साफ साफ पता चल गया, सरदार पटेल से अच्छा होना चाहिए, ना कि अच्छी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आपने भी शायद यही सोचा होगा। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ और चलते हैं। लिखा है नंबर 4। देख रहे हैं कि पेपर का कुछ लेवल था, पेपर का कुछ स्तर था। इसी स्तर की मैं चाहता हूं तैयारी हो जाए, इसीलिए सब चीजें आपके सामने आ रही हैं, आपके साथ प्रयास कर रहे हैं। आप भी प्रयास कीजिए। आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर करें। ये 2015 चकबंदी लेखपाल
की दूसरी मीटिंग का पेपर है। रचना का नाम है नागवती, वियोग वर्णन, ब्रह्म राक्षस, झूठा सच, असाध्य वीणा, और इधर है रचनाकार अज्ञेय, यशपाल, मलिक मोहम्मद जैसी और मुक्ति बहुत। इधर भी 4, इधर भी 4। अब आपको मैच करके बताना है कि कौन सा मैच हो रहा होगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका आंसर क्या था जरूर मुझे बताएं। बी से यहाँ पर मतलब है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी है वो क्या है, इससे रिलेटेड है। मतलब मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सी लिखी है, नागमती वियोग वर्णन। आ जाते हैं मुक्ति बहुत पर। मुक्ति बहुत ने लिखी है नंबर बी की, ब्रह्म राक्षस। अब ये याद होंगे सभी तभी कर पाएंगे। नंबर अगर हम बात करते हैं 2 की, यशपाल, तो यशपाल ने लिखी है आपकी झूठा सच। अब आगे की कौन सी बची, नंबर डी असाध्य वीणा। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको याद था तो अच्छी बात है, नहीं था तो कर लेना टाइम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो लिखा है चलिए, लिखा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तभी नए नए आविष्कार होते हैं, तरह तरह के नए उपाय सोचता है। जो जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। इसका मतलब है कि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 6, मतलब वाक्य नंबर 1 और वाक्य नंबर 6 तो फिक्स हैं, लेकिन यह, रे, ले और वे, इन्हें आपको सही क्रम में लगाना है, तब जाके कहानी समझ में आएगी। मतलब समझ रहे हैं ना, इन्हें आप जब तक सही क्रम में नहीं लगाएंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी। आइए देख लेते हैं कि सही क्रम में कैसे लगेगा। लिखा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब देखो ऑप्शन, यहाँ भी वे और रे, मतलब कि 3 के शुरू में वे है, तो हो सकता है कि 1 के बाद वे वाला सेंटेंस आए। पढ़ के देखते हैं, बनता है तो ठीक है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, देखो बिल्कुल मैच हो रहा है। एक बार रा को भी करके देख लेते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। आगे का पढ़ना पड़ेगा। अगला है ले, इसमें रे, इसमें ये, इसमें वे। अब किसी एक का भी पता चलते ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब में इसमें ले है, इसमें रे है, इसमें यह है और इसमें वह है, तो क्योंकि सब में अलग अलग है तो आपको जल्दी पता चल जाएगा एक ही सेंटेंस। मान लेते हैं कि शुरू में वह आया। देखिए इसे समझना, इसे बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, फिर पढ़ेंगे वह वाले को, जो जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए, देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती जाती है तो उसकी मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए आविष्कार सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। मतलब कि इसके बाद वे के बाद यह के बाद ले और फिर रे, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपने कौन सा सोचा था पता नहीं, पर फिलहाल सी आंसर सही है। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिखा है देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, और फिर नीचे ये रे वे, और फिर छठा सीधे निवेश किया जाना है, सीधे निवेश किया जाना है। देख लेते हैं। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में बिल्कुल नहीं बनना, योजनागत और योजनागत साधनों द्वारा बिल्कुल नहीं बनना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए बिल्कुल नहीं बनना, की प्रगति, किसकी प्रगति, विकास की प्रगति, देखो बनना ना, विकास की प्रगति, तो उसका मतलब नंबर 1 के बाद क्या आना चाहिए, वह आना चाहिए, है ना। क्लियर है। और देखो वह कितने के शुरू में है, एक तो इसमें है वह और एक इसमें है, मतलब ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, ऐसे तो होगा। आओ पढ़ लेते हैं। इसमें भी वह के बाद ले है, इसमें भी वह के बाद ले है, तो उसका मतलब अगला सेंटेंस क्या होगा, ले होगा। इसमें यह है और इसमें रह है। अब देख लेते हैं, पर पूरा पढ़ते हैं एक बार। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, अब देखते हैं कौन सा पढ़ना है, यह पढ़ के देख लेते हैं, के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर साधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब देखिए मैं गारंटी से कहता हूं ये वाला भी बच्चों का गलत हुआ होगा, बहुत सारों का।
ये आपकी आज असली परीक्षा है जिसके अंदर आप अपने आप को परख सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल परीक्षा है ये, एक परीक्षा की घड़ी समझ लीजिए इसे, और बताइए कि कितना बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। थोड़ा आज का स्लो रहेगा क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छे हैं और मैं थोड़ा आराम से कराने का प्रयास करूंगा ताकि आज आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और लिखा है, जो छोटे हैं उन तो जल्दी कर ही लेंगे। ऐसा मानो बम फटा हो वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो वाक्य में कौन सा अव्यय है? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक या कारण बोधक? तो इसके अंदर है स्वरूप बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, मैं गारंटी से कहता हूं इसका आंसर भी नहीं आया होगा। स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक या कारण बोधक? तो कारण तो है नहीं, ये क्या है? स्वरूप बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, स्वरूप बोधक। चलते हैं 8 की तरफ, और लिखा है 8 और 9 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसमें से कोई एक वाक्य क्या है? सही लिखा हुआ है, वो छांटना है। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, ऐसे तो नहीं बोलते, खड़े हैं बोलते हैं, पहला गलत। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ये हो सकता है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये भी सही है। साधनों का विकास करने होंगे, साधनों का विकास करने होंगे, साधनों के विकास करने होंगे, ज्यादा सही है। तो बी और सी में गाड़ी अटकेगी। आओ देख लेते हैं कि कौन सा है। देखिए, छात्र को नहीं, छात्रों को अनुप्रिय होना चाहिए, अनुशासन प्रिय। ऑप्शन नंबर सी बचा। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और लिखा है मां को अपने पुत्र में ममता होनी चाहिए, नहीं बनना। मां को अपने पुत्र पर ममता होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। मां को अपने पुत्र से ममता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। डी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर पढ़ लेना एग्जाम में, ठीक है। नंबर सी सही आंसर है। चलते हैं नंबर 10 की तरफ। अब देखिए नंबर 10, इससे पहले आप पढ़ें तो ये मैंने पूरा लिया है पैराग्राफ जो आया था एग्जाम के अंदर। तो 10 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन इस पैराग्राफ से हैं, और मैंने इसकी हमेशा ट्रिक बताई है कि पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर आकर आप इसे पढ़ें। तो आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन की कोशिश की है कि एक एक स्लाइड में 2-2 क्वेश्चन हम देख लें ताकि थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें, इतना ही पढ़ो, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी खास। हमारी शिक्षा ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, बाकी हमें कहानी पढ़ने पर पता चलेगा। ये तरीका है इसे करने का। मैं फिर से बता दूं, आधे बच्चे यहीं पर स्किप कर देंगे, पर मैं बता दूं ये गलती होगी बहुत बड़ी। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, जो गद्यांश हम पढ़ेंगे, जो अभी दिखाया था पूरा पैराग्राफ, उसका क्या शीर्षक होना चाहिए। नंबर 13 है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण कि हम, चलिए आगे पढ़ लेंगे इसे। और आखिरी क्वेश्चन है इसका, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। आइए एक बार डिटेल को पढ़ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर थोड़ा संयम रखेंगे आप लोग और डिटेल को पढ़ते हैं। आइए, लिखा है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिससे राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित कर रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचाने और अजीब से लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दम करते हुए भी हम अपने घर में ही वामन बनकर रह गए। इस स्थिति को हास्यपद ही कहा जा सकता है। तो ये पैराग्राफ है जो भारतीय संस्कृति को बारे में बता रहा है, भारतीय भाषा के बारे में बता रहा है। आइए इसके क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं।
लिखा है हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, सामायिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता है, भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित होता है, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। देख रहे हैं क्या लेवल है, आपको दोबारा ना पढ़ना पड़ जाए ना पैराग्राफ तो बात है। आधे बच्चे स्किप करके जा चुके होंगे, मैं जानता हूं इस पोर्शन तक आते आते, पर ये चीजें बताएगी काबिलियत को, ये चीजें दिखाएंगी आपकी असलियत को। आज हटेगा पर्दा आपके असलियत पर से कि कितना जानते हैं, क्या हिंदी भी पढ़नी आती है, क्या हिंदी को भी कवर कर पाएंगे या नहीं। बताइए क्या होगा आंसर। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, सामायिक जीवन निरंतर प्रभावित होता है। बताइए क्या आंसर होगा चाहिए इस नंबर क्वेश्चन का। या फिर भारतीय मानस का सदन ध्वनित होता है, तो इसका आंसर है भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। अब यहाँ पर आपका सिर चकराएगा कि सर ये तो बड़ा टिपिकल हो गया, आधे बच्चों ने तो पहला वाला ही सोच लिया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं होगा काम भैया, मेहनत को तो दिखाना पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिससे राष्ट्र के हृदय मन प्राण सूक्ष्मतम और गंभीरता संवेदन मुखरित हों। क्लियर है ना, यहाँ साफ साफ लिखा है कि मुखरित हो अर्थात संवेदन ध्वनित हो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलते हैं 11 की तरफ। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें सामायिक जन संस्कृति का समावेश हो, ये तो है ही, भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, तो इसके बारे में साफ साफ बताया गया है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। किसका प्रतिनिधित्व हो बच्चों, भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति परंपरा आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। किसका प्रतिनिधित्व करे, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं, देख रहे हैं ना ये नहीं, बहुत ही अच्छा लेवल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिखा है उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, इसका नाम क्या देंगे। हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, शिक्षित जन और सामान्य जनता, शिक्षा का माध्यम। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम, क्योंकि सारी बात हमारी माध्यम और पाठ्यक्रम पर ही चल रही है, क्योंकि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, हम बाहर की तकनीकों को पढ़ाई में यूज कर रहे हैं। आइए अगला है, शिक्षा जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का क्या कारण है। मतलब समझ रहे हैं ना कि क्या कारण है, किसके अंदर की बात हो रही है यहाँ पर। शिक्षित जन जो हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, और सामान्य जो जनता है उसमें निरंतर अंतर बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है ये आपको बताना है। भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते, एक ये हो सकता है। भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, हो सकता है। विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, ये बिल्कुल सही है, इसकी चर्चा भी हुई थी। विदेशी चश्मे लगाकर तो हम लोगों को देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये चश्मा विदेशी का हो ना, विदेशी चश्मे से मतलब है कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और उसी नज़र से सभी को हम देखना शुरू कर देते हैं। लाइक दैट कि अगर आप गांव में या सॉरी कभी आपने देखा होगा, ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा, ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया तो आपने भी किया होगा कि दावत में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो कोई ना कोई बुजुर्ग गाँव से ऐसा आता है जो चप्पल उतार कर और नीचे बैठ कर खाना खाता है, और हम उसे गंवार समझते हैं। कायदे में वो कायदे से खाना खा रहा गंवार हम हैं ऑन दैट टाइम, पर हमने विदेशी चश्मा पहन रखा है कि खड़े होकर खाना खाना है, ओ हो लाओ रसगुल्ला दो एक और जरा। मतलब कि हम गलत मेथड को फॉलो करते हुए भी दूसरे को जो सही मेथड फॉलो कर रहा है उसे हम गंवार बताते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है। हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए, सामाजिक जीवन प्रवाह से, अध्ययन साहित्य परंपरा से, समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, ये भारतीय नव समाजशास्त्र से, तो हमें जोड़ना चाहिए भारतीय नव समाजशास्त्र से। तो ये थे इसके 4 क्वेश्चन, और आप देख रहे होंगे कि क्या लेवल है इनका, मजेदार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पेपर आज का थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि टफ है ना। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है। कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली या दोहावली। तो यह है कवितावली। कौन सी है, कवितावली। आज का चैलेंज है ये, स्पेशल चैलेंज कि करके दिखाएं।
नंबर ला के दिखाएं आज जरा 35 प्लस, तब मानेंगे कि पढ़ाई हो रही है। नंबर 16, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी, मेघवाती, बंगेली या मगेही? तो इसके अंदर आती है आपकी कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी कन्नौजी। नंबर 17 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा तेज करेंगे यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? कानून कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, इनमें से कोई नहीं तो प्रेम पथिक लिखी गई। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। याद रख लेना कौन सी शैली है? अतुकांत शैली में, प्रेम पथिक। तो प्रेम पथिक को किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। कौन सी शैली में लिखी हुई है? अतुकांत शैली में लिखी हुई है, याद करना पड़ेगा। नंबर 18 की तरफ चलते हैं, और क्या लिखा है 18 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? मतलब कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी है? तो जयदत्त व्रत, यशोधरा, नील देवी या साकेत? तो मैं आपको बता दूं नील देवी मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी है। क्लियर है या नहीं? चलते हैं 20 की तरफ, और 19 में क्या है देख लेते हैं। 19 से लेकर 19 निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान के उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चुनना है आप लोगों को। मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करना, चाहो तो वीडियो पॉज करके देखना। मनुष्य के रिक्त स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो किसमें? मनुष्य के कष्ट में, सुख में, एकांत में या फिर तनाव में? तो मनुष्य के एकांत में सही होगा। वैसे इसमें सब कुछ फिट करके देखोगे तो फिट बैठ जाएगा। जो हिंदी के रिक्त स्थान होते हैं इनकी गड़बड़ यही होती है। देखो, मनुष्य के कष्ट में पुस्तकें, बिल्कुल सही लग रहा है। मनुष्य के सुख में बिल्कुल सही लग रहा है। मनुष्य के एकांत में भी सही लग रहा है, तनाव में भी सही लग रहा है। तो सही आंसर क्या है? एकांत में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और लिखा है धोखे भरे आधुनिक समाज में, ओ माय गॉड, धोखे, चलिए, धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। प्रत्यावर्तन, प्रवचन, प्रवचन या प्रवर्तन? बताइए किसकी प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती है? तो ये बढ़ती है प्रवचन की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ठीक है ना। नंबर 21, कैसा लग रहा है आज का टेस्ट? जरा बताना एकदम कमेंट में, अच्छा बुरा, सर जी बहुत टफ, बहुत इजी है, जो भी लग रहा हो बताएं जरा। जाति सामाजिक स्थिरीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है, मतलब कि मानकीय मानव द्वारा बनाई गई व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं रिक्त स्थान भी थोड़े हल्के वल्के नहीं है, अच्छे लेवल के आते हैं ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। लिखा है वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सही संधि क्या होगी? वाणी प्लस औचित्य, वाणी प्लस औचित्य, वाणोचित्य, वाणिचित्य, वाणिचित्य या वाणोचित्य? तो इसका सही आंसर होगा वाण्योचित्य, वाण्योचित्य। क्लियर है ना? वाण्योचित्य। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूज आएगा। देखो यहाँ पर आधा अड़ा बना हुआ है, यहाँ पर पूरा अड़ा बना हुआ है, तो इस चीज को भी जरा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, कभी एकदम कंफ्यूजन में कर दो तो ऑप्शन नंबर है सही आंसर होगा। ये भी नहीं आता होगा, आज तो तोते बोल रहे हैं तुम्हारे सबके। 23 पर आ जाते हैं। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? अनु प्लस ईक्षण, अन प्लस वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण या अनु प्लस इक्षण? अब जाके पता चलेगा आज दाल आटे का भाव कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अनु प्लस इक्षण। ठीक है ना, अनु प्लस इक्षण। कैसे पता चला? देखो यहाँ पर उ है, यहाँ पर ई है, और जब ई और उ मिलते हैं तो वह का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वह का। और वह अपने से पहले वाले वर्ड को क्या कर देता है? आधा। मतलब कौन सी संधि? अगर संधि पूछता तो यण संधि। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है आपसे? शीतृत का संधि विच्छेद कौन सा है? शीतृत का संधि विच्छेद कौन सा है? शी प्लस ऋतु, शीता प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु और शीत प्लस ऋतु। देख रहे हो कितना कंफ्यूजन बना हुआ है आज के इसमें। तो ये है शीतऋतु, मतलब कि शीत प्लस ऋतु, ये वाला ऋतु होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए 25 की तरफ चलते हैं। ओ माय गॉड, 25 मिसिंग है। चलिए तो 26 की तरफ चल लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन कम हो गया।
पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर, पुस्तक का नाम है हवा में हस्ताक्षर, किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। ये किसकी है? तो ये है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी ने लिखी है हवा में हस्ताक्षर। नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर मास में 10वां विश्व सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली या फिर जयपुर? ये किया गया था भैया भोपाल में। और ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। 10वां विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। नंबर 28 क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती या बघेली? ये आती है मेवाती। मेवाती किस में आती है? ये भैया राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। 29 की तरफ चलते हैं और लिखा है युधिष्ठिर किस समास का समास पद है? कर्मधारय, अधिकरण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। तो ये आता है अलुक तत्पुरुष। अब क्वेश्चन उठता है सर ये कौन सा तत्पुरुष नया पैदा हो गया जो कि अलुक तत्पुरुष है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सर्च करके कि कौन सा है, फिर मैं भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अलुक तत्पुरुष ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पर ये है क्या ये आपको बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और लिखा है 8 अध्याय हैं जिसमें, तो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास? तो इसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि सही है। 8 अध्याय हैं जिसमें यह होता है अष्टाध्याय, और अष्टाध्याय बहुव्रीहि समास, मतलब कि जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। चलते हैं 31 की तरफ और 31 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स्य का विरोधी है? भयानक, वीर, श्रृंगार या करुण रस? तो विभत्स्य का विरोधी होता है श्रृंगार रस, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं विभत्स्य और श्रृंगार। क्लियर है ना? विभत्स्य और श्रृंगार एक दूसरे के विरोधी हैं। क्यों है विरोधी जरा बताना। इनके रस के स्थायी भाव को चेक करें, आंसर मिल जाएगा आपका। फिलहाल आंसर सी है। चलते हैं 32 की तरफ और देखते हैं 32 में क्या लिखा हुआ है आपके लिए। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ये कल भी हुआ था शायद। कर्म कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? ये संप्रदान कारक को, तो संप्रदान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 33 की तरफ चलते हैं और 33 में लिखा है प्रश्न नंबर 33 और 34 निम्नलिखित शब्दों के विलोम चुनना है। सदैव का विलोम क्या होगा? विरद, विरद, विरज या विरल? तो ये होगा विरल। किसका विलोम पूछा है? सदैव। सदैव का अपोजिट क्या होगा? विरल होगा। क्या होगा? विरल होगा। चलते हैं 34 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 34 सही है। सहोदर, सहोदर का मतलब होता है हिंदी में सगा भाई, ठीक है ना। तो इसका विलोम क्या होगा? परोदर, अधर, अन्योदर या कुधर? तो ये होगा परोदर। सहोदर से अलग परोदर, जो सगा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 35 लिखा है। ओके 35 आगे नहीं है। चलिए 35 35 से 37 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुनने हैं। तो यातुधान का पर्यायवाची क्या होगा? वसन, अश्व, आग या निशिचर? तो इसका होगा निशिचर। यातुधान का क्या होगा? निशिचर। अब आपके लिए एक काम है, ऑप्शन नंबर डी फिलहाल आंसर है। यातुधान का मतलब क्या होता है ये पहले पता ही नहीं होगा आधों को, यही तो कमजोरी पड़ेगी। आएंगे अभी, शब्दावली हमारी शुरू नहीं हुई, तब आएंगे जब सारे क्वेश्चन को आपको हल हो जाएंगे। 36 की तरफ चलते हैं। लिखा है रात, तो इसका क्या होगा? धाम, त्रियामा, अम्य या पयस? तो होगा त्रियामा। रात का जो पर्यायवाची है वो त्रियामा। देख लो कितना टफ है, उतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। और 2015 में ये पेपर आया था, तो समझो अब कैसा आएगा। अगर तैयारी कर रहे हैं तो और जोरों से करें, मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। 37 की तरफ चलते हैं। ग्रीवा का क्या होगा? पैर, कलाई, पृष्ठ या गर्दन? ये तो बता देंगे। ऑप्शन नंबर डी गर्दन होगा इसका आंसर। चलते हैं 38 की तरफ। मजा आया होगा आज के टेस्ट में। तो गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान, करण तत्पुरुष
या अधिकरण तत्पुरुष। तो यह है करण तत्पुरुष गोबर गणेश। क्या है? करण तत्पुरुष गोबर गणेश। कौन सा है? करण तत्पुरुष। एक बार जरूर चैप्टर को पढ़ें, और अगर आप वीडियो पसंद आ गई हो, और आज तो पसंद आनी ही चाहिए क्योंकि हुआ तो होगा नहीं, तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इतना सा काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। लिखा है 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां, तो उसे त्रिवेड़ियां कहेंगे, और ये होगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना, लेवल है आज कुछ। और आखिरी क्वेश्चन है आज का आपके पास 40। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक या संकेतवाचक? तो ये आएगा इच्छावाचक। सदा सत्य बोलना चाहिए कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य में आपका ये निहित होता है। तो ये थे आज आपके 40 क्वेश्चन जो आए थे लास्ट टाइम लेखपाल में, और पेपर था आपका चकबंदी लेखपाल 2015 शाम की मीटिंग का। तो कैसा लगा ये सब आप हमें जरूर बताएं, और कितना नंबर आपके बनने हैं ये भी जरा खुशी खुशी जरूर बताएं, चाहे जितने भी बन रहे हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।